Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 29th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यानी कि घर्षण गुणांक और नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आज के वीडियो में। इस वीडियो के लिए पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना आपसे, जो कि है मेरा पहला क्वेश्चन जो लिखा है इसमें, क्या नॉर्मल रिएक्शन वस्तु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन में इधर थोड़ा सा इस तरफ लगा हूँ। आप लोग क्या इसका आंसर कर सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है यदि आपको आंसर पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक आप लोग सब जानते होंगे, है ना। घर्षण गुणांक क्या होता है। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एस इक्वल टू एफ मैक्सिमम अपॉन नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसके पहले वीडियो में हमने जो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात किया था वहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन में बताया होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। तो वहीं से हम लोग क्या किए हैं, एफ इस नॉर्मल रिएक्शन को इस तरफ ले गए। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक। वैसे ही डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू डी इक्वल टू एफ बाई एन, है ना। एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी इंटू एन। जब वो डायनामिक स्थिति में हो जाता है, जब वस्तु गतिशील होता है तो उसमें क्या फ्रिक्शन लगता है, एफ लगता है, इक्वल टू म्यू डी इंटू एन लगता है। तो दैट नॉर्मल रिएक्शन हम लोग क्या किया, इसको इस तरफ ले आया। ठीक है, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, मैं ये भी बताऊँ कि लास्ट क्लास में कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू डी। जब कूलम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए ओवर द ईयर्स, तो उन्होंने फाइनली एक कंक्लूजन दिया है, लॉ दिया है कि ये जो है म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दी म्यू डी। स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है ज़्यादा होता है डायनामिक घर्षण गुणांक से। ठीक है, ये कौन बताया, कूलम्स ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ओवर द ईयर्स। ठीक है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट ये ऐसा होता है। चलिए घर्षण गुणांक के बारे में कुछ चीज़ें। घर्षण गुणांक जो होता है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस जो होते हैं, जिनके बीच में भी रिलेटिव मोशन की संभावना बन रही है, उन कॉन्टैक्टिंग सरफेस के जो खुरदुरापन होता है उस पर निर्भर करता है। ज़्यादा खुरदुरा होगा तो ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कम खुरदुरा होगा तो, चिकना होगा तो लेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ठीक है, म्यू डी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लाइडिंग वेलोसिटी। लास्ट क्लास में मैंने प्रोफाइल भी बताया था। म्यू डी डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी या स्लाइडिंग वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन यदि एक्सेसिव, मैं वहाँ पे वो बताया था कि जब एक्सेसिव स्पीड हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है, तो म्यू डी का मान जो है थोड़ा सा घट जाता है, ये भी बताया था। बट अगर हम लगभग ठीक ठाक वेलोसिटी रेंज की बात करें तो ये म्यू डी जो होता है वो कांस्टेंट लगभग मान सकते हैं, इसको ऐसा रहता है। ग्राउंड और पॉलिश्ड सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन, है ना। ग्राउंड सरफेस है, यदि आपने उसको ग्राउंड कर दिया है या फिर पॉलिशिंग मार दी है उसमें, तो उसमें क्या हो जाता है, जो गड्ढे होते हैं ना, खुरदुरापन होता है, वो खुरदुरापन कम हो जाता है। जब खुरदुरापन हो जाएगा, क्योंकि गड्ढे जो आपस में जो पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं सरफेसेस के बीच में, पॉलिशिंग करने की वजह से वो गड्ढे भर जाते हैं, जिसकी वजह से खुरदुरापन कम हो जाता है। खुरदुरापन कम होने से क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट जाता है। ठीक है, म्यू एस इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एक्चुअल में ये जो म्यू एस होता है वो 10 फाई एस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कि म्यू एस इक्वल टू होता है आपका 10 फाई होता है, जो कि फाई क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल होता है, या फिर ये होता है 10 फाई एस। फाई एस क्या होता है, विश्राम कोण होता है ना, जिसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं। ये रिलेशनशिप आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसमें क्या है, म्यू इज लेस फॉर ऑयली सरफेस। यदि सरफेस पर ऑयल लग जाता है, चिकनाहट, कोई चीज़ चिकना पदार्थ आ जाता है, तो क्या होता है, उसमें उसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घट जाती है। और जैसे ग्लू आ जाता है कोई, या चिपचिपा पदार्थ जो है अगर सरफेस पर आ जाते हैं, तो उसके एडहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो क्या करते हैं, फिर उसमें चिपकाते हैं, आपस में वो फोर्स डालते हैं, एक दूसरे को चिपका के रखते हैं, जो रिलेटिव मोशन को विरोध करते हैं। इसीलिए उसमें जो ग्लू होता है या फिर चिपचिपा पदार्थ होते हैं, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। घर्षण गुणांक है, ये किसी सरफेस कितना मोटा है, कितना भारी है, क्या साइज का है, क्या वॉल्यूम का है, इस पर कोई निर्भर नहीं करता। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है कि दोनों जो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस हैं, जिनके बीच में स्लाइडिंग मोशन या रिलेटिव मोशन होने वाला है, उसमें कितना खुरदुरापन है। ठीक है,
कितना खुरदरापन है उसी की बात पर निर्भर करता है। साइज से, वेट, इन चीज़ों से कोई लेना देना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन पे। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन किया था कि क्या जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो वस्तु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होता है ना। इसका आंसर तो नो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा पास नहीं होता है, वो थोड़ा तिरछा भी हो जाता है ना। पहला जो हमारा मैं पहले भी किसी प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि ये जो अभी की स्थिति में देखिए नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सतह के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एंड दिस, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हमेशा सतह पर लगता है। माने कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, सतह के परपेंडिकुलर, और जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो सतह पर लगता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के, वो हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इस कंडीशन में जब इस वस्तु पर कोई भी फोर्स नहीं है, जैसे कि ये वस्तु चुपचाप से रखा हुआ है, इसमें ऐसा कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है जो वस्तु को स्लाइडिंग मोशन देने की कोशिश कर रहा है, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, यस अभी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा इन दिस केस। लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही मैं इसमें एफ फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा जो इसका अपोज करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ये स्लाइटली इस तरफ खिसक जाएगा जिस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है। जिस दिशा में मोशन होने की संभावना है उस तरफ ये नॉर्मल रिएक्शन खिसक जाएगा। कितना डिस्टेंस से खिसकेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि फोर्स कितना है और ये कितना हाइट पर है, उस पर निर्भर करेगा। इसको मैं आगे प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए ये चीज़ें मैं जो बोला उसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी देखिए ये, इसको मैं अगर सरफेस को हटाता हूँ तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदु पर लगा हुआ है, एक्चुअल में ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, पूरे सरफेस पर लगा हुआ है। और कैसे लगा हुआ है, ये फोर्स के होने की वजह से इसमें क्या हो गया, ये इस तरह से ट्रायंगुलर हल्का सा हो गया है। इधर जो है नॉर्मल रिएक्शन कम लग रहा है, यहाँ पर जो है नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लग रहा है, और ये एकदम लीनियर फैशन में इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनली मैं अगर इसको एक पॉइंट से निरूपित करना चाहूँगा तो ये यहाँ पर आता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि ये जो है बिंदु यहाँ पर जाता है, इसकी हाइट मान लेते हैं, फोर्स की हाइट जो है एच है ना, ये हाइट एच है, ये हाइट तो एक्स हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे साबित करने के लिए कि ये जो है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ठीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं होगा, इसको साबित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मोमेंट लेकर के बताता हूँ मैं। जब ये वस्तु खिसकना नहीं हुआ है ना, या फिर लिमिटिंग कंडीशन में या स्टैटिक कंडीशन में, तो ये क्या इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो ये हम लोग इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि इसमें किसी भी बिंदु के अबाउट यदि मैं रोटेशन कैलकुलेट करूं, मतलब कि टोटल मोमेंट कैलकुलेट करूं, तो दैट टोटल मोमेंट विल बी इक्वल टू जीरो इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में हर वस्तु इक्विलिब्रियम होता है, हर स्थिर वस्तु इक्विलिब्रियम होता है, और इस इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि मैं मोमेंट लेता हूँ, टोटल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट या वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक येलो पॉइंट जो येलो डॉट दिख रहा है इसके अबाउट मैं मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ। तो ये जो वेट है, वेट इस डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके कारण से जो मोमेंट आएगा वो जीरो होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण से भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोमेंट नहीं आएगा। तो मोमेंट कौन कौन से फोर्स की वजह से आने वाला है, ये फोर्स जो इसको रिलेटिव मोशन देना चाह रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन मानिए यहाँ पर रखता तो यहाँ पर कभी भी मोमेंट, नेट मोमेंट जीरो नहीं हो पाता। ठीक है, और ये हमारा जो वायलेशन हो जाता, अगर ये यहाँ पर होता, देखिए यहाँ इसके अबाउट मोमेंट जीरो, इसके अबाउट मोमेंट जीरो, इसके अबाउट मोमेंट जीरो, तो ये नेट मोमेंट जीरो कैसे हो सकता था, इसीलिए क्या हो गया, इधर थोड़ा सा खिसक गया। अब ये जो है इसको क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के अबाउट ये इसको फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये एन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट द येलो डॉट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट, जो क्लॉकवाइज उसको पॉजिटिव ले, इस तरफ एक तरफ ले लेता हूँ इक्वेशन के, तो एफ इंटू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स। तो एफ इंटू एच क्लॉकवाइज दे रहा है, एन इंटू एक्स ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। तो इक्वेशन के दोनों तरफ मैंने लिख दिया इसको। तो यहाँ से यदि मैं एच करूँ तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ एच अपॉन एन। सो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एफ एंड एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एच। इसलिए मैं बोला था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन कितना इस इधर खिसकेगा वो डिपेंड करेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और फोर्स का अल्टीट्यूड कितना है, हाइट ग्राउंड से कितना ऊपर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस दोनों बात पर निर्भर करेगा कि ये कितना खिसकेगा। तो आपको समझ में आया कि क्यों ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना जरूरी नहीं है।
जब इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन के लिए फोर्स जिम्मेदार नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ठीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा। लेकिन यदि कोई इसमें फोर्स आ गया जो इसको खिसकाना चाह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। थैंक यू।